अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है ना? कोई मसला तो नहीं है? ये ठीक है बस। मैंने ये चैप्टर नंबर 2 देखा था, इसमें काफ़ी चीज़ें हमारे काम की हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर चैप्टर नंबर 2 से ही तरतीब से आगे कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि वेक्टर को हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ज्योमेट्री के साथ स्टडी कर सकते हैं, दूसरा हमारा एनालिटिक इसके काम होता है फार्मूलेशंस के साथ। तो यहाँ पे ज्योमेट्री ऑफ वेक्टर्स में ये तो वेक्टर एडिशन वगैरह के रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हम अच्छा ये चीज़ देख लें। ये जो एग्जांपल नंबर 5 में है, इस तरह की चीज़ें हम मैथमेटिक्स में भी करते हैं, सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स में। कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई लाइन जो है वो किसी रेशियो के साथ डिवाइड हो रही है, जैसे कि लेट ए बी एनी टू पॉइंट्स हैं हुज पोजीशन रिलेटिव टू ओरिजिन आर। मतलब अगर ए और बी की बात की जाए यहाँ पे, तो ये दो पॉइंट्स हैं, अगर इनके पोजीशन वेक्टर, जाहिर बात है पोजीशन वेक्टर वो होता है जिसका ओरिजिन के साथ अलग हो, तो ये पोजीशन वेक्टर ए बन गया, ये बी बन गया। ठीक है, अब ए बी को मिलाने वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको पॉइंट सी जो है वो कट करता है विद रेशो एम रेशो एन। तो ये रेशो हमारे पास 1:1 भी हो सकती है। अगर 1:1 होगी तो इसका मतलब है कि वो जो सी पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसका इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। ऐसे ही है। तो हमारे पास इसकी फार्मूलेशन ये होती है कि जो इसका, अगर हम लोगों ने सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है ये वाला। ठीक है, कि आपने क्या करना होता है बेसिकली, एन को ऑपोजिट मल्टीप्लीकेशन करनी होती है। एन को एक साथ मल्टीप्लाई करना होता है। एन क्या है? रेशो है। और एम क्या है? ये भी एक नंबर है, इसको हमने बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। अगर यही मिड पॉइंट होता तो इसका फार्मूला क्या होता? ये होता सिंपल, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ओवर क्या होता, 1 + 1 2। तो ये आपको पता है कि वैसे भी हम जब मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। ठीक हो गया? तो ये काफ़ी काम आता है फार्मूला। ठीक है, रेशो वगैरह को फाइंड करने के लिए, तो इसलिए इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद ये ठीक है, ये हो गया। अच्छा, vector equations of a straight line. Let L be a straight line that passes through a point P. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो एक पॉइंट P से गुजरती है, whose position vector is a vector. ठीक है, and is parallel to the non zero vector B is equal to that. तो अच्छा, तो ये कहता है हमारे पास कि जो लेट पी जो होगा भी एनी अदर पॉइंट है किसी लाइन एल पे, हुज पोजीशन वेक्टर इज आर, देन बाय लॉ ऑफ एडिशन। तो ये हेड टू टेल रूल है, ये भी यहाँ से पढ़ते हैं हम पैरामीटर के क्वेश्चन से। जैसे कि आपको पता है कि वहां पर हम पैरामीटर के क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू t+1, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू t² + 1। ठीक है, तो हम कह रहे थे जो t होता है इसकी रेंज जो होती है किसी क्लोज इंटरवल में होती है, तो यहाँ से लेते हैं। तो फिर हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ रहे थे पैरामीट्रिक फॉर्म, वो ये पढ़ रहे थे एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी, इस तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म जो है वो वेक्टर्स की जब हम पढ़ेंगे तो ये एक वेक्टर है, ये वाला एक वेक्टर है, ये वाला एक्स आयोटा प्लस वाई जे प्लस जी जे। तो इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म जो है वो इस तरीके से लिखी है कि x1 ऑफ आयोटा प्लस y1 ऑफ जे प्लस z1 के प्लस टी जो है, ये उसी तरह पैरामीट्रिक की फॉर्म में टी आ गया है साथ। तो इसको कंपेयर करवाया गया है, x किसके बराबर आ जाएगा, x1 प्लस t b1, y इज इक्वल टू y1 प्लस t b2, और थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू z1 प्लस t b3।
तो जब हमने कहता है कि विच इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू अ पॉइंट, ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस है स्ट्रेट लाइन की जो किस पॉइंट में से गुजरती है, x1 x1 y1 एंड z1, ठीक है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर b। मतलब बात करने का मतलब ये है कि ये उस इक्वेशंस, उस वेक्टर की ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, ये इसको बी वेक्टर कह लें। और ये वाला जो वेक्टर है, यहाँ से इसका पॉइंट कौन सा है, पी। तो पी का क्या है, कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड z1। तो ये वाली जो पैरामीट्रिक ये वाली इक्वेशन है, ये बेसिकली इस वेक्टर की है जो पॉइंट पी में से गुजरती है, और ये पैरेलल है वेक्टर बी के। तो आपको ये नजर आ रहा है। जब हम इसके एलिमिनेट करेंगे ये टी, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी, x1 x माइनस x1 ओवर b1 विच आर द कार्टीन इक्वेशन ऑफ द नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन है। तो ये किसी किसी भी वेक्टर की लाइन इक्वेशन है, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक है क्योंकि इसमें टी इन्वॉल्व नहीं है। आगे एग्जांपल देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट में से गुजरती है पैरेलल टू द दिस वेक्टर। तो आपको पता है, हमने अभी फार्मूला पढ़ा है, r इज इक्वल टू a प्लस टी बी वेक्टर। तो यहाँ से वही फार्मूलेशंस को यूज करेंगे पिछली वाली को, ये ठीक है, ये वाली x इज इक्वल टू 2 + 3t, और यहाँ से ये तो जीरो है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस जे के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, तो टी आ जाएगा, और z इज इक्वल टू 3 + 2t। तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर पैरामीटराइजेशंस करना देख लें, फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू p1 एंड p2। तो इन चीज़ों को देख लें कि p1 और p2 में से। अच्छा, आगे एक नया टॉपिक आता है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इन स्पेस। सही हो गया। सबको पता है कि हम लोग जब पढ़ते थे सेकंड ईयर में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 में, तो वहाँ पर भी हम ये चीज़ को देखते थे कि किसी लाइन का किसी पॉइंट के साथ डिस्टेंस हम किस तरह से मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पॉइंट है और यहाँ पर ये लाइन है, तो इसका डिस्टेंस किस तरह से मेजर करते हैं। ये पी पॉइंट है, इसको आप कह लें कि ये एक्स एंड वाई है, और ये लाइन की इक्वेशन है, इसको कह लें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो किसी को याद है कि हम डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करते थे इस लाइन का इस पॉइंट पी से? याद है किसी? डिस्टेंस का फार्मूला होता था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ओवर, इस तरह से फार्मूला होता था, आई थिंक सो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन इन स्पेस है, तो हम डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है यहाँ पे ये वाला, और एल एक हमारे पास क्या है, लाइन है जो कि P1 में से गुजर रही है, एंड पैरेलल टू दी वेक्टर बी, इस वेक्टर बी के पैरेलल है। तो टू फाइंड द डिस्टेंस d फ्रॉम अ पॉइंट q टू अ लाइन l, ये वाला हमने डिस्टेंस जब मेजर करना है, वी फाइंड द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट, हम इस चीज़ की लेंथ फाइंड करेंगे। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, P1 q साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बेसिकली ये बेसिकली हमारे पास होगा P1 q मल्टीप्लाई बाय बी, क्योंकि ये पैरेलल है, ओवर बी की मैग्नीट्यूड। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। नीचे यही फार्मूले को उसने यूज़ किया है। हमारे पास एक क्यू पॉइंट था, फाइंड द डिस्टेंस जो कि क्यू में से गुजरता है, ठीक है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट P1 एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो हमने बी की सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड लेनी है, फिर P1 और क्यू फाइंड करना है, ये तो पता है, पोजीशन वेक्टर से फाइंड करना है। उसके बाद इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेके इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस आ जाएगा। आगे ये चीज़ें हम लोग क्योंकि कैलकुलस में भी पढ़ते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, के प्लेन की इक्वेशंस क्या होती है। तो प्लेन की इक्वेशन सिंपल अगर हम देखें, तो ये इसको समझने की कोशिश करें कि ये हमारे पास एक
प्लेन पड़ी है, इस पे ये वाला जो वेक्टर है ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब गौर ये करना है कि हमारे पास एक पॉइंट जो था वो पी है और एक P1 है। पी का जो ये वाला पॉइंट होगा, जाहिर बात है पोजीशन वेक्टर होगा, उसको हम आर बोलेंगे। P1 का जो होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉरी इसको आर बोलेंगे, इसको R1 बोलेंगे। अच्छा, ये जो नया थर्ड एक वेक्टर आएगा ये हमारे पास कौन सा वेक्टर होगा, R-R1। अब मुझे बताएं कि ये जो वेक्टर पड़ा होगा ये इसके साथ अगर देखें इस प्लेन में, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये वाला R-R1 जो होगा इसके अगर डॉट प्रोडक्ट n के साथ लें तो वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक हो गया। जब इसको मजीद ओपन करके लिखेंगे R को और R1 को, तो लास्ट पर हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये वेक्टर की फॉर्म है। आपको पता है कि वैसे अगर हम लिखें प्लेन की इक्वेशन तो हम इस तरह से लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू डी। तो ये हमारे पास वैसे है, लेकिन ये वेक्टर की फॉर्म है। जैसे कि नीचे कहा भी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू अ पॉइंट P1 परपेंडिकुलर टू द वेक्टर n। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने R-R1 जो है वो परपेंडिकुलर है n, तो जीरो आ जाएगा। अब उसके बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये वाली जो क्वेश्चन आ जाएगी, फर्दर 5x प्लस 2y माइनस जी इज इक्वल टू -22। तो ये हमारे पास प्लेन की क्वेश्चन आ जाएगी। तो ये काफ़ी काम की चीज़ें हैं, एमसीक्यूज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे आता है प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स। हमें फाइंड करना है। पहले हम पॉइंट्स क्या ले रहे थे, आर ले रहे थे और R1 ले रहे थे। अब हमारे पास लेट प्लेन है और 3 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ना, P1 P2 P3 पासिंग थ्रू होती है। तो उसके लिए फिर क्या फार्मूला होता है, उसके लिए फार्मूला होता है, अगर देखा जाए तो ये वाला। ठीक, मतलब दूसरे वर्ड में इसको हम कह सकते हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। सही हो गया। अब यहाँ देखें, ये x है -x1 है, y -y1, z -z1। तो नीचे को क्योंकि यहाँ पर तो हम x1 नहीं रख सकते, वो जीरो हो जाएगा, तो y2 x2 -x1 x3 -x1। तो यहाँ पर पॉइंट्स कितने हैं बेसिकली, 3, x1 x2 एंड x3, y1 y2 y3। तो ये बेसिकली प्लेन की क्या है, यहाँ इक्वेशन है। जैसे कि ये नीचे लिखा हुआ है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जो 3 पॉइंट में से गुजरती है। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, ये जैसे उसने लिखा हुआ है यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, x-x2, ठीक है, x-x1 प्लस y-y1 z-z1। तो ये आपके पास जो ये वाली फॉर्म आएगी, ये कौन सी फॉर्म आएगी, ये आएगी कार्टेशियन फॉर्म। अगर आपने वेक्टर्स की फॉर्म हासिल करनी है तो फिर आपको ये वेक्टर्स की फॉर्म में उनको ये मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके साथ फिर आई जे भी वगैरह भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि आपके पास अगर 3 पॉइंट में से कोई प्लेन गुजरती तो आप उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, पहले हम देख रहे थे कि किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस। ठीक हो गया। अब हम देख रहे हैं कि किसी पॉइंट का किसी प्लेन से डिस्टेंस कैसे देखते हैं। तो इसके लिए जस्ट हम एक एग्जांपल के तौर पर इसको कर लेते हैं। ये देखें एग्जांपल नंबर 12। हमारे पास एक पॉइंट ये वाला है क्यू, ये हमारे पास किसी प्लेन की पोजीशन है। तो हमने इसका डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करना है। ठीक हो गया। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले P1 क्यू फाइंड करना है। P1 यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए ये, अच्छा क्यू तो हमारे पास आ गया 1 1 3। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर हमारा P पॉइंट, तो इफ वी टेक अ पॉइंट P1 ऑन अ y इंटरसेप्ट, अगर y इंटरसेप्ट पे ले लें, ठीक है,
तो ये वाला आ गया। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट पे जब लिया तो ये पी क्यू आ गया। उसके बाद हमारे पास ये तो प्लेन की इक्वेशन है, ये वाली आ गई। गिवन गिव द नॉर्मल वेक्टर। अच्छा, ये हमारे पास है, अगर हम उसका नॉर्मल वेक्टर लिखें तो ये आ गया, ठीक है, प्लेन का। फिर हमने उसकी मैग्नीट्यूड ली तो ये हमारे पास 7 आ गई। जब यूनिट वेक्टर लिया तो ये हमारे पास ये आ गया। तो डिस्टेंस हम कैसे लेते हैं, जो हमारा P1Q होता है वेक्टर, उसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेते हैं हम, एन के साथ लेते हैं, एन यूनिट वेक्टर के साथ। जो उसकी मैग्नीट्यूड होती है वो हमारे पास क्या होता है, किसी पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट हम ले रहे थे इसका, इस प्लेन से डिस्टेंस, ठीक है। तो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है जी एंगल, कि हमारे पास अगर दो प्लेन्स हैं तो उनका एंगल किस तरह से फाइंड करना है। तो उसका सिंपल फार्मूला होता है कि n1 डॉट, क्योंकि ये वाले, ये दो प्लेन्स हैं तो इनको जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2i+j-2k, ये आ जाएगा 3i-6j-2k। अच्छा, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेनी होती है, जैसे हमने कल डॉट प्रोडक्ट पढ़ी थी, और इनकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करना होता है। तो उसके बाद हमारे पास ये क्या आ जाता है, दो प्लेन्स के दरमियान इनका एंगल आ जाता है। ये था एंगल बिटवीन टू प्लेन। आगे आता है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। तो इसका फार्मूला भी नोट कर लें कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है। ये होता है, एक हम प्लेन ले रहे हैं, बात को याद रखें, और दूसरा हम एक प्लेन ले रहे हैं और दूसरी हम लाइन ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका होता है कोसाइन फाई इज इक्वल टू एन डॉट बी। अब एन यहाँ पर क्या है, हमारी प्लेन, और बी हम लाइन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे एन और बी की लहदा से मैग्नीट्यूड। अच्छा, वो कहता है इफ थीटा इज एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, ठीक है। या थीटा है, अगर वो एंगल है हमारे पास, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन, देन जो थीटा होगा वो होगा π/2 - 5। तो इसका फार्मूला वो इस तरह तरीके से गया है, जैसे कि ये नीचे देखें कि हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास एक लाइन दी गई है लेकिन ये पैरामीटराइज फॉर्म में दी गई है, ठीक हो गया, और एक ये प्लेन है। अच्छा, जब इसको हम पॉइंट बनाएंगे तो वो पॉइंट उसका क्या बन जाएगा, 1 1 0। और बी वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2i+5j+3k। और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब कि ये पैरामीटराइज फॉर्म से हमने क्या बनाया है, ये वो वाली पैरामीटराइज फॉर्म है जो कि पॉइंट P1 में से गुजर रही है और बी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हमने क्या करना, एन भी है बी भी है हमारे पास, तो हमने दोनों की पहले तो डॉट प्रोडक्ट लेनी है, फिर उनकी मैग्नीट्यूड लेनी है, और फिर साइन इनवर्स लेकर जो एंगल आएगा वो कौन सा एंगल होगा, किसी लाइन का किसी प्लेन के साथ एंगल। पहले हम प्लेन की इक्वेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, फिर एंगल देखा दो प्लेन्स के दरमियान, फिर एक लाइन का प्लेन के साथ एंगल देखा। अब हम पढ़ने लगे हैं कि स्फेयर की इक्वेशन क्या होती है। तो ये तो सिंपल हमें पता है कि जैसे कि हम सर्कल की इक्वेशन पढ़ते हैं, x² + y² = r²। इसी तरह x² + y² + z² इज इक्वल टू, अगर r² हो तो वो हमारे पास क्या होती है, किसी स्फेयर की इक्वेशन होती है, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो स्फेयर की। अब देखेंगे फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फेयर। तो यहाँ पर सेंटर और रेडियस जब फाइंड करना है किसी स्फेयर का, तो ये सिंपल, अगर आपको दिया हो तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि एक्स को एक ही मतलब जगह पर इकट्ठा करना होता है, जैसे कंप्लीटिंग स्केयर हम फार्मूला लगाते थे, x+3 3/2 का स्केयर +y² + z-2 का स्केयर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें ये सेंटर मिल गया, ये इसका क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। तो ये चैप्टर नंबर 2 था, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। एक तो पैरामीटराइजेशन की फॉर्म में हमने चीज़ों को देख लिया, फिर हमने किसी लाइन का किसी प्लेन के साथ डिस्टेंस देखा, फिर हमने किसी पॉइंट का किसी लाइन के साथ, फिर प्लेन के साथ डिस्टेंस देखा, फिर दो प्लेन्स के दरमियान हमने एंगल्स को स्टडी किया, फिर हमने देखा कि किसी लाइन का और किसी प्लेन का एंगल किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और लास्ट में हमने स्फीयर की इक्वेशंस को भी स्टडी कर लिया। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था। अच्छा, अब हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है,
इसको हम देखते हैं कि ये किसके रिलेटेड है। अच्छा, ये हमारा है चैप्टर नंबर 3 के वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड द इंटीग्रेशंस। तो ये चीज़ें बहुत दफ़ा यूज़ होनी है, तो इन चीज़ों को एक दफ़ा समझ लें कि व्हाट इज़ अ स्केलर फंक्शन। इसको स्केलर फाइव फंक्शन भी बोलते हैं। दूसरा क्या है, वेक्टर फंक्शन। ओके, इफ टू ईच वैल्यू ऑफ स्केलर वेरिएबल टी इन सम इंटरवल, पहले जैसे मैं कह रहा था कि जब हम पैरामीटराइज फॉर्म ले रहे होते हैं तो टी किसी स्पेशल इंटरवल में से बिलोंग करता है। हो सकता है ये माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी हो। देयर कोरस्पॉन्डिंग है यूनिक स्केलर फाइव। ठीक है, हमें एक स्केलर मिले, कोई भी स्केलर वैल्यूज मिले, एक टी पुट करने से अगर स्केलर नंबर मिले तो देन फाइव इज कॉल्ड अ स्केलर फंक्शन ऑफ अ टी। अब देखें, ये फाई ऑफ टी को हम स्केलर फाई फंक्शन तब कहते हैं कि अगर टी पुट करने से हमें एक कोई स्केलर नंबर मिले तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये हमारा क्या होता है, स्केलर फंक्शन होता है, जिसको हम फाई ऑफ टी से डिनोट करते हैं। और इसको सिंपल, तो अ रियल वैल्यूड फंक्शन इज ऑफन अ कॉल्ड अ स्केलर। आपको पता है कि जो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं वो हमें एक स्केलर नंबर ही दे रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर फंक्शन ही बोलते हैं। जैसे फाई ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्केयर प्लस साइन टी, आप इसमें टी की वैल्यूज पुट करते जाएं तो आपको स्केलर नंबर मिलेंगे। आगे आता है वेक्टर फंक्शन। ठीक है, वेक्टर फंक्शंस वो होते हैं कि जिसमें टी की वैल्यूज पुट करने से भी हमें क्या मिले, वेक्टर मिले। जैसे कि अगर ए ऑफ टी इज इक्वल टू ए वन ऑफ टी प्लस ए टू ऑफ टी ए थ्री ऑफ टी, तो आप इसमें पुटिंग करते रहे ना टी की वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा, आपको दोबारा से एक वेक्टर ही मिलेगा। आगे हमारे पास ए वेक्टर है। ठीक है, ए ऑफ जीरो मतलब कि टी की जगह पर जीरो पुट किया भी तो हमें दोबारा से एक वेक्टर मिलेगा। ये आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर दोबारा से। ठीक है, अच्छा, ये ये एमसीक्यूज आया था, एक मिनट टेस्ट दिया था उसमें कि हम लोग ये हमारे पास वेक्टर वेक्टर फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज क्या, डोमेन क्या होगी। डोमेन वो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं जिसके लिए फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है। तो आप यहाँ पर देख लें कि ये फंक्शन टी की किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। सबसे पहले तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि टी जो है उसके लिए जीरो के लिए डिफाइन नहीं है। एक तो टी इज इक्वल टू, और टी डिफाइन किसके लिए ही नहीं है, अगर हम टी की वैल्यू लेस देन लें, अगर माइनस वन ले लें तो उसके लिए तो डिफाइन होगा, हाँ, टी स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस वन। ठीक हो गया, कि अगर इन वैल्यूज के लिए बकाया ये जितने भी सेट बनेगा इस पॉइंट्स के अलावा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारी सेट इस फंक्शंस की डोमेन होगी वेक्टर फंक्शन की। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ कैलकुलस के रिलेटेड डिस्कस कर लें। अच्छा, अगर एफ और जी हमारे पास दो फंक्शन है, इसकी डोमेन डी1 है, इसकी डोमेन हमारे पास डी2 है, तो कोई बताएगा कि इसके रिलेटेड हम क्या कह सकते हैं, एफ प्लस जी के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है, एफ माइनस जी के बारे में क्या कह सकते हैं, और एफ मल्टीप्लाई बाय जी के बारे में क्या कह सकते हैं, और एफ डिवाइडेड बाय जी की डोमेन के बारे में क्या कह सकते हैं। है अंदाजा किसी को? अगर एक की डोमेन डी1 है, एक की डोमेन डी2 है, इसी के हिसाब से देख लेना, अगर हमारे पास वेक्टर है तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि इसकी डोमेन क्या, कैसे फाइंड कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है किसी के पास? हाँ जी, मिसाल के तौर पर, जवाद भाई ये तो हमें फंक्शन जो डिफाइन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं नहीं देख नहीं सकते हैं। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक फंक्शन ले लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स, ठीक है, एक जी ऑफ एक्स फंक्शन ले लें, ये वाला, तो एफ ऑफ एक्स की इस वक्त डोमेन क्या है? एक्सेप्ट जीरो के अलावा बाकी सारे रियल हैं। आर सेट माइ ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। इसकी रेंज क्या होगी, सॉरी इसकी डोमेन क्या होगी नीचे वाले फंक्शन की? इसमें हमारे पास वो -1 मतलब नेगेटिव वाले नहीं आएंगे, बाकी सारे आएंगे।
ये कह सकते हैं मतलब। जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर देखना आपके पास दोनों की डोमेन है, तो मेरा मैं आपसे पूछता हूँ कि ये दोनों फंक्शन अगर ऐड कर दें तो इसकी डोमेन क्या होगी, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो फिर इनकी डोमेन क्या होगी। तो आपने कैलकुलस में पढ़ा नहीं है कि जैसे मर्जी कर दें, इनकी जो डोमेन का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमेशा जो डोमेन D1 होती है इंटरसेक्शन D2 होती है, वो हमारे पास न्यू फंक्शंस की क्या होती है, डोमेन होती है। आया याद कुछ? कि अगर मैं आपसे पूछूं F+G की डोमेन क्या होगी, तो आप इन दोनों डोमेन्स की क्या लेंगे, इंटरसेक्शंस लेंगे। ऐसे ही है। तो इंटरसेक्शंस के साथ डिफाइन होता है, ये मेरे ख्याल में फर्स्ट पेज पे कैलकुलस की बुक्स में लिखा होता है। तो ये जस्ट सामने डोमेन का आया तो इसलिए मैंने पूछा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा किस टेस्ट में, ये वाला, ये सेम टू सेम ये वाला आया हुआ था। अगर आप SM यूसुफ की बुक को स्टडी करें ना, तो उससे बिल्कुल सीधे सीधे MCQs आए होते हैं BPSC में, तो वो लाजमी बुक्स पढ़ा करें। आगे आता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी की जो है उसी तरीके से जैसे हम कैलकुलस में इसको डिफाइन करते हैं, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो क्योंकि हमने कंटिन्यूटी को उधर फंक्शनल में भी डिस्कस किया था, ये एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशंस को, ये वाली को, तो इसको तो आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ लिमिट का कंसेप्ट है। लिमिट, तो लिमिट के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि उसमें सिंपल वैल्यूज पुट करनी होती है। कंटिन्यूटी, ठीक है। अब यहाँ यहाँ क्या है, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन। ये वेक्टर फंक्शन है, इनकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो जैसे कि ये फर्स्ट वाला फंक्शन है, तो सिंस द फंक्शन कोसाइन टी एंड ई पावर टी, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तीनों क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। सो इन तीनों की एडिशन भी क्या होगी फिर, कंटिन्यूस होगी। अब टी जो है आपको पता है ये तो कंटिन्यूस है, क्या 1/t कंटिन्यूस है? अगर आप इसका ग्राफ भी बना के देखें तो ये ऐसे बनता है। तो ये किस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है, 0 पे। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास। अच्छा, उसके बाद अगर नेचुरल लॉग ऑफ टी देखें, तो ये हमारे पास तमाम जो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है उसके लिए ये क्या होता है, कंटिन्यूस। तो ओवरऑल हमारे पास ये जो फंक्शन है ये क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये सिंपल वेक्टर की फॉर्म में डेरिवेटिव है। तो इसको याद रखिएगा, आपको पता है कि वहां पर हम फंक्शंस के साथ डिफाइन करते थे, कैसे करते थे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और नीचे क्या रखते थे, डेल्टा एक्स। तो यहाँ बेसिक फर्क क्या है कि यहाँ हम ए वेक्टर के हिसाब से सेकंड लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, थर्ड लेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। और आपको पता है कि अगर हायर जो डेरिवेटिव होते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, उनको क्या बोलते हैं, हायर डेरिवेटिव्स को। कोई टर्म मेरे ख्याल में इसको, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद जितने भी डेरिवेटिव लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। सेकंड ईयर में MCQs भी हुआ करता था, है किसी के माइंड में? अच्छा चलो, सक्सेसिव डेरिवेटिव बोलते हैं आई थिंक सो, अगर किसी को याद हो तो। आपको पता है हम सेकंड ईयर में लेते थे फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ। तो यहाँ बात सेकंड ईयर की हो रही थी, मुझे याद आ गया। जब आप लोग PPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स पर भी आपको मुकम्मल तौर पे अबूर हासिल होना चाहिए। क्योंकि ये लास्ट टाइम ही कोई इस तरह का PPSC था कि जिसमें FSC का बहुत कम पोर्शन था। अदरवाइज पिछले PPSC में देखा जाए तो काफ़ी, मतलब परसेंटेज अगर 10 MCQs कहें तो मेरे ख्याल में ठीक बात होगी, क्योंकि इतने MCQs आ जाते हैं FSC में से भी। तो मेरे ख्याल में चीज़ें रिवाइज ना हो तो बंदा जितना मर्जी मैथमेटिशियन हो तो वो उन चीज़ों को उस वक्त सोल्व नहीं कर सकता। इसलिए चीज़ों को रिवाइज करते रहना चाहिए। मैथमेटिक्स है भी ऐसे। यहाँ पर एक और चीज़ डेरिवेटिव हम पढ़ रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आपके सामने ये वाला ग्राफ बना दिया जाए इस तरह से, ये किसी फंक्शन f(x) का ग्राफ है, ठीक है। तो क्या आप लोग इसके डेरिवेटिव का ग्राफ बना सकते हैं?
अगर आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है, आप सिंपल एक फंक्शन का ग्राफ है, तो क्या आप उसके ग्राफ से देखकर उसके डेरिवेटिव का ग्राफ बना सकते हैं? सॉरी, आई थिंक सो नेट का। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आप लोगों के पास ये ग्राफ है, किसी फंक्शन का ग्राफ है, तो क्या उसके ग्राफ की मदद से आप लोग उसके डेरिवेटिव का ग्राफ बना सकते हैं, जस्ट ग्राफ से विजुलाइज करके? अच्छा, इसको मैं रेज करता हूँ। अब कल आप लोग ना, मैं भी कोशिश करूँगा, इसको स्टडी करके आइएगा कि अगर कोई गिवन ग्राफ हो तो उस ग्राफ के हम डेरिवेटिव को किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग देखिएगा इसको, आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगी, फिर उससे ज़रा इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जिक्र हुआ है, तो जब हम किसी भी, अगर हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर आर ऑफ टी है। जवाद भाई इसका जी जी। हिंट हाँ दीजिएगा जी, हाँ थोड़ा सा। जी। मतलब ठीक। इसमें तो पहले हम लोग को फंक्शन जो है वो खुद से नहीं नहीं डिफाइन नहीं, नो करना पड़ेगा नो ना, नो नो, उसी उन्हीं यही। पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। नो, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी ग्राफ, ये मेरे से ना, मुझे आंसर का तो मैंने बाद में पता मुझे उस वक्त नहीं इस आंसर का पता चला था मैंने, लेकिन कुछ जो है वो अपना डिस्क्राइब तो किया था, बट मैंने कंप्लीट डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। ये बेसिक मेरे से क्वेश्चन पूछा था एटॉमिक एनर्जी में, मैंने इंटरव्यू दिया था, तो वहां पर उसने एक ग्राफ ड्रा किया था। तो यस, ये बिल्कुल मैंने भी स्लोप का बोला था। तो वो उसने बोला था मुझे ड्रा करके दिखाएं, तो मैं तो कुछ इस तरीके से कर रहा था, इसके टेजेंट पे ग्राफ ड्रा कर रहा था। तो ठीक है, तो ये आप लोग ना, जब ये आपका, ये जो बात कर रही है ना, फंक्शन फंक्शन का यहाँ कोई तलक नहीं है, सिंपल किसी कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन का ग्राफ है। तो आप लोगों ने इसको स्टडी करना है, किसी वीडियो से देखें, आपको अंदाजा होगा कि हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। ठीक है भाई। ठीक है, असल में मैं इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं और थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं, तो उन चीज़ों को बंदा देखता रहे तो फिर बंदे को आइडिया होता रहता है कि किस तरह से चीज़ों को पूछते हैं। अच्छा, आ गया था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो अगर हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर है, उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव तो भी वेलोसिटी होती है, देन हम अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। तो इसको मैं यहाँ पर ज़्यादा जो है वो नहीं डिस्कस करूँगा, ये भी सबको पता है प्रॉपर्टीज़ का। सो हम यहाँ पर इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक प्रूफ है, क्या चीज़ है, थ्योरम है। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल ढूंढता हूँ शायद थोड़ा। हाँ, ये चीज़, यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब टी के ऊपर यूनिट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर है टू द कर्व। ये हमारे पास एक कर्व है, और हम लोगों ने पहले भी शायद पढ़ा था कि कर्व की डेफिनेशन क्या होती है, कि उसकी जो डोमेन होती है वो किसी हम क्लोज इंटरवल में से ले रहे होते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास एक कर्व है, इसका इसका हम लोगों ने, मतलब फॉर एग्जांपल ये वाली कर्व है एक, ऐसे। तो हमने इसके फाइंड अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है एट अ पॉइंट टी इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने क्या करना है सबसे पहले तो क्या किया है, इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये उसकी बेसिक क्या बन जाएगी, अगर दूसरे मीनिंग में देखा जाए तो वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, तो हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कि जब वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड किया जाता है। सही हो गया, तो ये उसकी मैग्नीट्यूड आ गई है, इसको डिवाइड कर दिया। तो एट टी इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू 1 से क्या मुराद है, कि जहां जहां पे हमारे पास टी आएगा वहां हमने टी की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो ये वाले हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर किसी स्पेस में कोई कर्व पड़ी हुई थी,
उसका हमने क्या फाइंड किया है, यूनिट एजेंट वेक्टर। ठीक है, यूनिट एजेंट वेक्टर से मुराद डेरिवेटिव ही होता है, जो हम स्लोप के मीनिंग में कहते हैं। अब देखें अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट वेक्टर डिफाइन, कि अगर हम टी जो है यूनिट एजेंट वेक्टर का अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एस इज अ नॉर्मल टू द यूनिट एजेंट वेक्टर टी। ठीक है, कि यूनिट वेक्टर टी के अगर इसका एस के हिसाब से डेरिवेटिव लें तो ये उसके क्या होता है, नॉर्मल होता है। अच्छा, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या था, ये वाले वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेनी है तो वो क्या आएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वहाँ से हमने ये चीज़ को फाइंड किया कि ये दोनों क्या हैं, नॉर्मल है, क्योंकि इनकी लास्ट की डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई है, जीरो। बेसिक हमने क्या किया था, यहाँ से काम को स्टार्ट किया था कि हमने दोनों साइड से डी एस के साथ डेरिवेटिव लिया एस के हिसाब से, तो ये तो जीरो बन गया। तो जब नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या लगाया, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट थी तो हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद ये दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ गई। सो जो टी एजेंट वेक्टर था वो एस के हिसाब से हमने डेरिवेटिव लिया, तो क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। सो तो यहाँ से आप लोग काफ़ी एमसीक्यू, ये सारे के सारे एमसीक्यू हैं अगर हम देखें ना। तो जो वेक्टर टेंसर की तैयारी करे उसको चाहिए, मैंने कल भी बताया था कि इन एमसीक्यू को ना एक पेज पे लिखते रहे साथ साथ, ताकि लास्ट पे जाके, क्योंकि ये बातें याद तो नहीं रहती, तो जब एग्जाम करीब आता है तो बंदा उनको वहाँ से पेजेस जो होते हैं छः सात वहाँ से तैयारी कर लेता है। अच्छा, ये यहाँ से आ गया हमारे पास वेक्टर फंक्शन ऑफ अ मोर देन वन वेरिएबल। ऐसे वेक्टर के जिनमें वेरिएबल एक से ज्यादा, जैसे हम पहले वेरिएबल पढ़ रहे थे ओनली टी, तो यहाँ पर हमारा वेक्टर जो है ये डिपेंड कर रहा है मोर देन वन वेरिएबल यू एंड वी पे। जैसे कि हम उधर फंक्शंस में पढ़ते हैं कि जैसे हमारा अगर हम डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल, तो वो हमारी होती थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाते थे तो उसको हम क्या बोलते थे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये देखें यहाँ अगर एक हमारे पास कोई वेक्टर है तो वेक्टर को डिपेंड कर रहा है यू वी डब्ल्यू में इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो हमारे पास जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। ठीक है, कि चेंजिंग किस में होगी, ओनली यू में होगी। अगर वी में होगी तो वी के हिसाब से देखेंगे, बकाया उसी तरीके से देगा। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव से मुराद यहाँ आप देख लें यू के लिहाज से, फिर उसका यू के लिहाज से। आप पहले उसका ये लिखने का भी तरीका याद रखिएगा, पहले हम वी के लिहाज से लेते हैं फिर उसके बाद यू के लिहाज से। तो इस तरीके से ये चीज़ भी, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशिएशन डज नॉट मैटर, ये भी देखिए। अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव के ये कुछ रूल्स हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो सरफेस इन स्पेस, ठीक है, स्पेस में सरफेस, तो यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं, स्पेसिस इन सरफेसिस इन स्पेस। तो वी नो दैट द वेक्टर इक्वेशन आर इज इक्वल टू आर टी रिप्रेजेंट अ स्पेस कर्व, ये कर्व है। ठीक है, तो when the parameter t represent the value on t axis the parameter representation, तो ये पैरामीटराइजेशन लिखी है इसकी बेसिक, जो पहले भी हमने पढ़ी थी। हमारे इस यहाँ काम की क्या चीज़ है, असल में ना इसको कर्विलीनियर सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। कर्व यू एंड वी, मतलब मेन काम ये है कि यहाँ अगर कर्व को हम इस तरीके से लिखें ना कि वो हमारे पास u और v पे डिपेंड करे, तो हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा जो पेयर होता है ना उसको हम कहते हैं कर्विलीनियर सिस्टम। ठीक है, तो इसको आगे जाके ये देखें ना, r है, r u v पे डिपेंड कर रहा है, और इसको हमने किस तरीके से लिखे,
एक्स वाई एंड जी। तो ये सारे के सारे सिस्टम को अगर हम पैरामीटराइज कर दें तो हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाएगी। तो यहाँ ये चीज देखें, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द, ये हमारे पास एक कर्वीलिनियर सिस्टम है, ठीक है, उसके यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन फाइंड करना है। तो हमने एक आर ले लिया जो कि गिवन है, ठीक है, उसका अगर हम u के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है और v के लिहाज, क्योंकि ये थ्योरम हमने पीछे पढ़ा, क्योंकि वो तो मैंने आपको करवाया नहीं है, ये थ्योरम है। तो अगर हम u के लिहाज से और v के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे फिर उसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास एक न्यू वेक्टर आ जाएगा, ये वाला। फिर हमने उसकी क्या लेनी है, मैग्नीट्यूड। तो फार्मूला ये है कि अगर हम लोग ये देखें, जो हमारे पास गिवन ये कर्विलिनियर सिस्टम में कर्व पड़ी हुई है, अगर हम इसका u के लिहाज से अब u और v है, अगर हम u और v के लिहाज से डेरिवेटिव्स लें फिर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेकर उस पर ही डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब है हम उस पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस की हैं, कि हमारे पास इससे क्या मुराद है, कि हमारे पास अगर सिस्टम में अगर हमें नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है कर्विलिनियर सिस्टम, ठीक है। आगे आ जाती है वेक्टर इंटीग्रेशन आ जाती है। तो ये वेक्टर इंटीग्रेशन को एरिया अंडर दी कर्व, तो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर्स के लिहाज से है। तो ये सबको पता है कि इंटीग्रेशन, क्योंकि ये बताने वाली चीज़ नहीं है, प्रॉपर होती है इम्प्रॉपर होती है इंटीग्रेशन की, यहाँ पर सबको मैं बता देता हूँ। हाँ, ये चैप्टर नंबर 3। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 और 3 हो गया है, इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि इसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज थी पैरामीटराइजेशन के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 से सही वाला जो हमारा सिलेबस है वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का वो स्टार्ट होता है, ठीक हो गया। उसमें जो सबसे मेन चीज़ें हैं वेक्टर टेंसर में वो हमने पढ़नी है। सबसे पहले क्या क्या आता है, ग्रेडियंट आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक लाइन इंटीग्रल, सरफेस हम्म इंटीग्रल वो आते हैं। एग्जैक्टली वो भी चीज़ें पढ़ेंगे एग्जैक्टली, लेकिन इसमें मेन जो चीज़ें हैं वो कर्ल है, डाइवर्जेंट है, फिर उसके बाद ग्रेडियंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेक्टर के रिलेटेड हैं। जब हम ये वेक्टर्स के रिलेटेड चीज़ों को पढ़ लेंगे तो हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ से एमसीक्यूज 2 या 3 आते हैं, दैट विल बी अ टेंसर। तो टेंसर का लास्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करें। तो इंशाल्लाह हम कल चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल पे हमें कुछ काम बांट लेना चाहिए, कुछ एमसीक्यूज़ों की कलेक्शंस बनानी चाहिए, ताकि हमारे लिए लास्ट पे आसानी रहे। आपको पता है ये चीज़ें याद तो नहीं रहती, तो मैं कुछ इस तरह का भी बनाता हूँ कि हर हर स्टूडेंट को कहता हूँ, मैं खुद भी, कि इस चैप्टर के जी आपने इतने एमसीक्यूज बनाने हैं और पेज में से कोई एमसीक्यूज रहे ना, ताकि हमारे पास एमसीक्यूज़ों की भी कलेक्शन हो जाए। और जब पीपीएससी करीब हो तो तब हमारे पास अगर 5-6 पेजेस हों एक बुक के, तो उससे हम उसकी तैयारी कर लें। ठीक है, ये तरीकाकार बेस्ट है। जी भाई ठीक है। ठीक है, ये बेस्ट होगा, क्योंकि आपको भी पता है आप भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, मैं भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। तो एट अ टाइम उसी टाइम तो पूरी बुक नहीं बंदा पढ़ सकता। तो हम इस तरह के सब्जेक्ट्स के फिर कलेक्शन कर लेते हैं, ताकि फिर उस वक्त हम उन चीज़ों को जल्दी से रिवाइज कर लें। तो मैं इस चीज़ को भी ग्रुप में शेयर करता हूँ कि ठीक हो गया। ओके जी, इंशाल्लाह कल चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज जमात भाई।